हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। टोटल 10,000 MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि अपना जो आने वाला यूपीएससी का प्रीलिम्स 2026 है, इसीलिए बेहतर से तैयारी की जा सके। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कल क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कुल बचे हुए प्रश्न हैं उन सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना क्या है, इतनी लंबी सीरीज चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन मतलब कि डाउन हो जाता है, और आप लोग जितना सपोर्ट करते हैं मेरा मोटिवेशन उतना ही बढ़ता है। तो आप लोग अगर देखेंगे तो हम लोग क्या है, लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और टोटल हम लोग क्या अभी मतलब कि लगभग 250 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं, जैसे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो लास्ट के कल बच गए थे क्वेश्चन, उसको हम लोग प्रैक्टिस आज करेंगे। तो चलिए देख रहे होंगे आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चन हैं इन सभी के, जो यूपीएससी के PYQ हैं इन सभी की हम लोग क्या कर चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, और इनकी हम सभी की प्रैक्टिस कर चुके हैं, और वो भी डिटेल में हम लोगों ने एनालिसिस भी किया था। और इसमें हम लोगों ने ये भी बात की थी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे विकल्प को हटाना है, कैसे आपको अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज़ करना है, कैसे आपको अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करना है, कैसे जो क्वेश्चन है उसके विकल्प की जो विकल्प होता है इसका एलिमिनेट कैसे करना है। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था, तो कल हम लोगों ने कल टोटल यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। तो ये वाला क्वेश्चन कल हम लोगों का हो गया था, सेफिड, निहारिका और पल्सर के बारे में। और अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ के वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, पहला क्वेश्चन हमारा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में। तो बैलिस्टिक मिसाइल पूरी तरह से, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रधार प्रधारनोदित प्रणोदित होती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में ही रॉकेट संचालित होती हैं। क्या ऐसा सही है? अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है क्या? जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? तो ये तीनों, वैसे तो मैं बता दूं आपको, जो बैलिस्टिक मिसाइल की अपनी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रणोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल अपने प्रारंभिक चरण में होती है, तो गलत है। और जो अग्नि 5 है वो क्या है, क्रूज मिसाइल ना होकर के बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसका मतलब हमारा दूसरा भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 और 2 दोनों गलत हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल से बताना चाहूँ तो जो क्रूज मिसाइल होती है वो क्या करती है, एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है, नॉर्मली क्या मतलब कि मध्यम दूरी की होती है, और जो हमारी सरफेस पे इस तरीके से चल करके मतलब कि इस प्रकार से पथ को अपना अपनाती है, यानी कि सरफेस के थोड़ी सी कम ऊंचाई पे चलती है। जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो क्या करती है, परवलयाकार पथ को अपनाती है, और जो हमारा वायुमंडल होता है वायुमंडल को भी क्रॉस कर जाती है। जो हमारी क्रूज मिसाइल होती है इसको क्या कर सकता है, कोई भी अगर रेडार है वो डिटेक्ट कर सकता है। वहीं जो हमारा क्रूज मिसाइल होती है उसको क्या है, रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसको हम लोग क्या कर सकते, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। जो हमारी जो क्रूज मिसाइल होती है, मैंने बोला तो सही है पर क्या मैंने कर दिया, जो मतलब कि जो क्या कहते हैं कि निशान बनाना गलत कर दिया। चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया, ये हमारी क्या है, क्रूज मिसाइल इस तरीके से इसको पथ को अपना अपनाती है, यानी कि धरातल के निकट चलती है। और इसको क्या, मिसाइल जो होती है धरातल के निकट चलती है। और इसको क्या करते हैं, अगर एक बार दागने के बाद में जो रॉकेट जो रेडार होता है वो नहीं पकड़ सकता है। यानी कि जो हमारी क्रूज मिसाइल होती है वो रडार की पकड़ में नहीं आती है, बल्कि जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो इस प्रकार से चलती है कि परवलयाकार पथ को अपनाती है, और वायुमंडल को भी क्रॉस कर जाती है। और ये मतलब कि हाइपर मतलब कि जो मतलब कि कहते हैं कि हाई स्पीड और अधिक दूरी की, यानी जैसे कि हमारी अग्नि 5 है। अग्नि 5 क्या हमारी है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसकी एक कमी है कि आज हमारी जो रडार होता है इसकी पकड़ में आ जाती है। तो यही हमें मेन चीज़ दो चीज़ थी कि जो क्रूज मिसाइल है वो सुपरसोनिक भी हो सकती है और हाइपरसोनिक भी हो सकती है, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्या करती है, मतलब कि मध्यम दूरी और क्या कहते हैं कि अंतर महाद्वीपीय दूरी को भी कवर कर लेती है। अग्नि हमारी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। जो ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके संदर्भ में आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर जो सूर्य की मात्रा प्राप्त होती है, ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य के ताप की तुलना में लगभग 10 गुना होती है क्या? अवरक्त तरंगें, अवरक्त किरणें सूर्य ताप का लगभग 2/3 भाग कवर करती हैं क्या? अवरक्त तरंगें जो होती हैं सूर्य के ताप का लगभग 2/3 भाग होता है क्या? और इसके बाद में बोला है
अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहत रूप से अवशोषित हो जाती हैं क्या? अवरक्त तरंगें सौर विकिरण की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का भाग है। क्या दृश्य तरंगें जो है अवरक्त तरंगें क्या सौर विद्युत तरंगीय विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या दृश्य भाग है क्या? तो अवरक्त अलग है और दृश्य अलग है, यानी कि हमारा एक डी गलत हो जाता है। वहीं जो हमारे भूमध्य रेखा का तापमान और ध्रुवों का तापमान में 10 डिग्री का अंतर नहीं होता, ये भी हमारा गलत हो जाता है। और इसके बाद में क्या होता है हमारा जो लास्ट में बचता है, यानी कि बी और सी में से तो लगभग 2/3 भाग नहीं होता, ये भी हमारा गलत हो जाता है। और इसमें यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित होकर के जलवाष्प के द्वारा बृहत रूप से अवशोषित हो जाती हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके बारे में ही मैंने चीज़ एक तरीके से बोला है कि सूर्य से आने वाली हमारी लघु तरंगें होती हैं, जब हमारे धरातल से बाहर निकलती हैं तो वे दीर्घ तरंगों के रूप में हो जाती हैं, और जो हमारे मतलब कि जो अवरक्त तरंगे के रूप में आप मतलब कि संचारित होती है, तो जो जलवाष्प होती है उसको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है बृहद रूप में, यानी कि अधिक रूप में। और चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और देख रहे होंगे नाम से अगर आप थोड़ा सा अनुमान लगाएं तो नाम से भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। वैसे आप इसको पढ़ा जरूरी नहीं कि आपका जो पढ़ा हुआ हो, फिर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और मैंने तो इसका आंसर ऐसे ही निकाला था कि मैंने कि थोड़ा सा अपना अनुमान लगा करके क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करके, और जो कीवर्ड है उसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के। पहला क्या है? माइक्रो सैटेलाइट विद डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? प्राणी जाति की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करने के लिए स्टेम कोशिकाओं की विविध प्रक्रियात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीप्त करना, उद्यम कृषि के पादपों के क्लोनी प्रसारण संवर्धन करना, किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषधि परीक्षण कर औषधि की मतलब की जो गुणवत्ता है उसकी जांच करना। क्या तो इसका क्या माइक्रो सैटेलाइट आप देख रहे होंगे, फिर डीएनए है, यानी कि हमारा अगर अनुमान लगाएं तो यानी कि ये क्या हमारे प्राणी जाति की विभिन्न जो जातियाँ हैं उनके बीच के जो संबंध है उसका अध्ययन करने के लिए माइक्रो सैटेलाइट या डीएनए का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा फिर से देख लेंगे एरियल मेटाजेनोमिक्स। तो एरियल से आप समझ गए होंगे कि वायु से संबंधित कुछ है, और मेटा से मतलब कि जो जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित है, मेटा जीनोमिक्स। तो एरियल मेटा जीनोमिक्स क्या हो सकता है? किसी पर्यावरण में यानी कि वायु से डीएनए प्रतिदर्शों का एक बार में एकत्रित करना ही क्या होता है? हमारा एरियल मेटा जेनोमिक्स होता है। नाम से आप समझ गए होंगे कि एरियल से मेटा जेनोमिक्स का इकट्ठा करना, यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा। फिर भी हम लास्ट के 3 क्वेश्चन भी मतलब कि विकल्प में उसको भी पढ़ लेते हैं। किसी पर्यावरण में पक्षी जात की आनुवंशिक रचना का समझना, तो बिल्कुल गलत है। गतिशील प्राणी के रुधिर प्रदर्शन, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। भूमि तल और जल निकाय से पादप जंतुओं का प्रतिदर्शन एकत्रित करना, तो ये भी हमारा गलत है। अगला हमारा है बृहद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हैं, यानी जो हमारे बृहद तारे होते हैं, जो हमारे डार्क स्टार होते हैं, उनकी तुलना में क्या अधिक समय तक रहते हैं? वामन तारों की तुलना में बृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रिया उच्चतम दर की होती है, यानी कि जो वामन तारे होते हैं उसकी तुलना में जो हमारे बृहद तारे होते हैं उनमें जो होता है नाभिकीय अभिक्रिया अधिक होती है। तो हमारा सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है, यानी कि जो बृहद तारे होते हैं उसमें नाभिकीय अभिक्रिया अधिक होती है, परंतु जो हमारे जो लघु तारे यानी कि जो हमारे डार्क स्टार होते हैं उसमें नाभिकीय अभिक्रिया कम होती है। तो इस हिसाब से जहाँ पे नाभिकीय अभिक्रिया कम होती है वो क्या करते हैं? वो अधिक समय तक चमकते हैं। तो इसका मतलब हमारा ए वाला गलत हो जाता है, यानी कि जो बृहद तारे होते हैं वो उसमें नाभिकीय अभिक्रिया अधिक होने के कारण वो जल्दी से ख़त्म होकर के समाप्त हो जाते हैं। और वहीं जो हमारे डार्क तारे यानी कि जो वामन तारे होते हैं उसमें क्या होता है? नाभिकीय अभिक्रिया धीमी होती है, इसलिए वो क्या होते हैं? अधिक लंबे समय तक रहते हैं। यानी कि हमारा एक गलत होने के साथ ही हमें आंसर मिल गया कि हमारा एक तो सही नहीं है, परंतु हमारा विकल्प 2 सही है। आगे आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है, यानी कि मानव शरीर में संश्लेषित हो जाता है, और जो रक्त वाहिनी हो यानी कि जो हमारे रक्त वाहिनी होते हैं उनको बढ़ा देता है, यानी कि फैला देता है, एक तरीके से विस्फारित कर देता है, और रक्त प्रवाह को शुद्ध मतलब कि प्रवाहित करने में मदद करता है। तो रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, यानी कि कौन सा एलिमेंट या जो भी हमारा रसायन दिया हुआ है उसमें से कौन सा है जो रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए हमारी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनको विस्फारित कर देता है, यानी कि उनको प्रसार मतलब कि कहते हैं कि उनकी फैला देता है एक तरीके से, अगर शुद्ध हिंदी में समझे तो क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या हमारा? नाइट्रस ऑक्साइड है क्या हमारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है क्या हमारा? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है क्या?
तो इसका राइट आंसर क्या हमारा है? नाइट्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO। NO होता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है हमारा N2O। N2 होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है हमारा NO2। तो इसी प्रकार से आपको मतलब कि आपको पता होना चाहिए। तो हमारा क्या हो गया? हमारा ए होगा इसका राइट आंसर, नाइट्रस एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा जो हमारा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अभी देख रहे हैं कि यूपीएससी ने इसमें थोड़ी सी चालाकी की है, और जिसने क्या है थोड़ा सा भी अगर रॉकेट के बारे में या फिर लड़ाकू विमान के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो इसको तुरंत पकड़ लेगा। जैसे कि इसमें बोला राफेल, MiG-29 और तेजस। क्या इनमें से कौन कौन से जो हैं राफेल या फिर MiG-29 या फिर तेजस क्या है हमारी ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। तो आप जानते होंगे जो हमारा, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है कि राफेल जो हमारा है, अभी देखिए भारत के पास प्राप्त सबसे उन्नत पीढ़ी का क्या कहता है, राफेल भारत के पास जो है सबसे उन्नत पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। और राफेल का अगर पीढ़ी की बात की जाए तो कौन सी पीढ़ी का है ये? 4.5 पीढ़ी का है। इसका मतलब अगर राफेल 4.5 पीढ़ी का है और सबसे अधिक है, इसका मतलब हमारा दूसरा और तीसरा भी गलत हो जाता है, और एक तो हमारा ऑलरेडी गलत हो गया क्योंकि ये हमारे का 4.5 पीढ़ी का है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते थे कि कोई भी सही नहीं है। विमानपत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थों यानी कि नारकोटिक्स की पहचान करना। क्या बोला है? उपयुक्त में से किनकी गतिविधियों को रडार के द्वारा पकड़ा जा सकता है। तो रडार का उपयोग क्या, मतलब कि कोई अगर व्यक्ति है विमानों में, कोई अगर नारकोटिक्स पदार्थ है उसको ले जा रहा है, क्या उसको पहचाना जा सकता है? तो आप भी जानते हो कि मतलब कि जो रडार है वो कैसे पकड़ पाएगा उसको। अगर कोई व्यक्ति है, एक तो सूटकेस के अंदर है, वो विमान के अंदर है, तो उसको रडार नहीं पकड़ सकता। उसके बाद में वर्षा का मॉनिटर, क्या वर्षा का मॉनिटर के लिए यूज़ हो सकता है? तो बिल्कुल सही है। पशुओं के प्रवास की नज़र के लिए, तो ये भी हमारा यूज़ हो सकता है। इसका मतलब इसके राइट तीनों नहीं होंगे, इसके क्या होंगे? केवल 2 विकल्प सही हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और ये सारे के सारे क्या है? हमारा 2024 और 25 के मिक्स क्वेश्चन हैं। और इसके बाद में आप देख रहे होंगे कि हमने टोटल क्या लगभग 115 से 120 के आसपास में क्वेश्चन की टोटल प्रैक्टिस की है, वो भी केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। बाकी हम लोगों ने हिस्ट्री के भी की है, ज्योग्राफी के भी की है, पॉलिटी के भी की है, और पॉलिटी के अगर अभी नहीं की है तो उसकी भी करेंगे। मतलब कि टोटल हम लोगों का टारगेट है कि 10,000 MCQ की प्रैक्टिस करना। और अगर आप लोगों ने 10,000 MCQ की प्रैक्टिस कर ली तो इस बात की गारंटी है कि आपका क्या जो प्रीलिम्स होगा उसको मतलब कि अगर आप जब देंगे तो बहुत ही आपको लगेगा कि बहुत ही मतलब कि कंफर्टेबल लगेगा। और हालांकि आप तो जानते होंगे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना कोई मतलब कि गारंटी तो नहीं ले सकता कि 10,000 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो प्रीलिम्स निकल ही जाएगा, क्योंकि जो रियलिटी है मैं वही बात करता हूँ, कोई हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। बस आपको क्या होगा, अगर आपने 10,000 MCQ की प्रैक्टिस की है तो आप मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा सहूलियत में रहेंगे, और अन्य लोगों की तुलना में तो मतलब कि आप आगे ही रहेंगे, क्योंकि आपने क्या है 10,000 MCQ की प्रैक्टिस की होगी। और बाकी आप अपने आप से भी अक्सर मतलब कि एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन के द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन होता है? यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन ईंधन का यूज़ करने वाले जो वाहन होते हैं उनसे उत्सर्जन के रूप में क्या निकलता है? क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलता है क्या? क्या ऑक्सीजन निकलता है क्या? हाइड्रोजनियम निकलता है क्या? हाइड्रोनियम निकलता है क्या? या जलवाष्प? तो आप जानते होंगे जो H2 है, H2O है, और जो हमारा जो ऑक्सीजन के साथ जलता है तो केवल और केवल क्या बनाता है? जल बनाता है। हाइड्रोजन जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ जलता है, हाइड्रोजन जो है हमारा क्या ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो क्या बनाता है हमारा? H2O यानी कि जल बनाता है। देखेंगे हमारी जो जो अभिक्रिया है वो यानी कि जो रिएक्शन है वो संतुलित हो गई। यहाँ पे क्या हमारे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा जलवाष्प। चलिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा है? प्रयोक्ताओं के द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं को उद्देशित करने के लिए सर्वाधिक तर्क उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो क्या बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, क्या मेटावर्स के बारे में बात कर रहा है, क्या क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहा है, या फिर वर्चुअल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है? तो आप देखिए पढ़ने के बाद भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारा क्या है प्रयोक्ताओं के द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि प्रयोक्ता है उसको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, और जो आभासी यानी कि वस्तुओं के संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं को उद्देशित करता है। तो बिग डेटा तो क्या होता है हमारे जो डेटा को एनालिटिक्स मतलब कि डेटा के एनालिटिक्स से संबंधित है,
और मेटावर्स क्या होता है, मतलब कि जो कुछ अलग ही दुनिया की बात हो रही है, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्रिप्टोग्राफी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा, क्रिप्टोग्राफी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा क्या मिसप्रिंट हो गया, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हमारा, यानी कि इतना क्वेश्चन हमारा छूट चुका है और आधा ही क्वेश्चन मतलब आ पाया। तो मैं आधा पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, इसलिए मैंने इसको मतलब कि फिर से पढ़ा, क्योंकि आधा उसमें मैच हो रहा था, आधा इसमें हो रहा था। एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा सा पढ़ देता हूँ, क्योंकि आधा इसमें मैच नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन है इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वाक्यांश का प्रयोग करता है 3D आभासी दुनिया के एक इंटरऑपरेटेबल नेटवर्क, 3D आभासी दुनिया के एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं को द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और औद्योगिक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारा मैंने जैसे कि पहले बताया था, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या हमारा डाटा के एनालिसिस से संबंधित है, तो इसका मतलब हमारा ये तो नहीं होगा। वर्चुअल मैट्रिक्स भी हमारा मतलब कि अलग हो जाता है। क्रिप्टोग्राफी और मेटावर्स, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मेटावर्स एक कैसा है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, मेटावर्स होगा जो क्या करता है हमारा 3D आभासी वर्चुअल दुनिया में एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क है जिसके क्या जरिए लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा क्या एक साथ एक्सेस किया जा सकता है और जो आभासी वस्तुओं का मतलब कि संपत्ति के रूप में अधिकार प्रदान कर सकता है। और क्रिप्टोग्राफी तो आप जानते होंगे मतलब कि ब्लॉकचेन से संबंधित है, तो वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। परंतु यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पे बोला था कि आभासी संपत्ति के अधिकार प्रदान करता है, तो क्रिप्टोग्राफी में भी आभासी संपत्ति के अधिकार प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि इसमें आधा सा क्वेश्चन मतलब कि मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए क्या मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो ये हम लोग के आज के वीडियो में बस इतना ही था। और क्योंकि हम लोग के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको हम लोग कर रहे हैं, आज प्रैक्टिस कर रहे थे। बाकी आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अपनी राय बस दीजिएगा आगे आपको क्या चाहिए।